काल में सत्यनारायण उपाध्याय बनासर आज आपके सामने कक्षा 6 शरीर में गति कक्षा 6 की विज्ञान का 5वां चैप्टर शरीर में गति द मूवमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपको मालूम होगा कि गति करना किसी भी सजीव की पहचान होती है और हमारे शरीर में जो हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, उन संधियों के माध्यम से हमारे हाथों पैरों की गतियाँ हो पाती है। और ओलंपियाड हो या राष्ट्रीय मेंस कप मेरिट हो, हमारे शरीर में हड्डियों कहाँ पे कौन सी संधियाँ हैं, हड्डियाँ किस संधि से हड्डियाँ जुड़ी हुई है, उस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखो यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि एक गेंद के अंदर एक रिंग फंसाई गई है और मतलब एक जो है वो पाइप फंसाया गया है गेंद के अंदर और उधर कटोरी रखी गई है। उस कटोरी के अंदर बाल है और बाल में एक जो है पाइप फंसाया गया है। इस पाइप को हम ये चारों तरफ जो है घुमा सकते हैं। अभी इस एक प्रयोग के माध्यम से बताया गया है कि इस प्रकार की संधि जो होती है वो कंदुक खल्लिका संधि होती है। कंदुक शब्द संस्कृत में बाल को कहा जाता है। बाल शब्द जो है उसको संस्कृत में कंदुक कहा जाता है। और कंदुक खल्लिका यानी कि कंदुक के या किसी बॉल के अंदर कोई रॉड फंसना और उसको चारों तरफ घुमाया जा सके, ऐसी संधि जो होती है वो कंदुक खल्लिका संधि होती है। और कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं 360 डिग्री? हम सिर्फ दो प्रकार से, एक तो हमारे शरीर के जो कंधे से यदि हम हाथ को कंधे से घुमाएं तो हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, और एक हमारा जो पैर है उस पैर को जांग में जो हमारी हड्डी है वो भी कंदुक खल्लिका संधि है। हम पैर को भी जांग से यदि घुमाएं तो पूरे पैर को 360 घुमा सकते हैं हम। नहीं तो ये उंगली की संधि नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर नहीं ला सकते हम, इसलिए उंगली की संधि कंदुक खल्लिका नहीं है, ये अन्य संधियों में आएगी। तो कंदुक खल्लिका संधि की यदि बात करें और प्रश्न आए तो हमें जांग की जो संधि है जॉइंट है वो, और हमारे कंधे का जो जॉइंट है वो कंदुक खल्लिका संधि है। अब हम बात करते हैं दुराग्र संधि। तो चित्र बताने का कहूँगा मैं जिगर को। दुराग्र संधि जो होती है हमारी सिर्फ 180 डिग्री तक हम घुमा सकते हैं। मतलब हमारा जबड़ा जो है वो सिर्फ अर्धवृत्त के आकार में घूम पाएगा और वो पीछे की तरफ नहीं घूम पाएगा। और इस प्रकार की संधि जो हमारा जबड़ा, जो हमारी मेरु रज्जु, ये जो हमारी जो मेन हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, उससे जुड़ा होता है। और वो मतलब जो हमारी गर्दन सिर्फ लगभग आधे वृत्त के हिसाब से बाएं दाएं हो सकती है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा मुंह जो है वो पीछे चला जाए और पीछे का सिर आगे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक सिर्फ इतनी लिमिटेड जो संधि घूम सकती है वो दुराग्र संधि कहलाती है। अब यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया कि हिंज संधि किस प्रकार की होती है। तो हिंज संधि में देखो एक रोड के अंदर जो है 2 पेंसिलें फंसाई गई है और जो है उनको सिर्फ ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम। तो जहाँ पे हम जो है किसी भी हाथ हो या पैर हो, सिर्फ हम उसको आधा घुमा सकते हैं, मतलब पूरा राउंड नहीं कर सकते हैं। उस प्रकार की जो संधि होती है वहाँ हिंज संधि कहलाती है। हिंज संधि मेरा ख्याल से घुटने की जो संधि होती है वो हिंज संधि होती है, क्योंकि घुटने को हम एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, उसको उल्टा करके नहीं मोड़ सकते हम। उसी प्रकार से हमारी कोहनी की जो संधि होती है वो भी हिंज संधि होती है, क्योंकि हम उसको ऐसे ही मोड़ सकते हैं, इसको यूँ नहीं मोड़ सकते। तो ये हिंज संधि होती है। उसके बाद में जब हम देखें तो ये मानव कंकाल बताया गया है, इसमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स अगर नहीं होता तो हमारा इतना जो है मूवमेंट नहीं हो पाता, हम कोई कार्य भी नहीं कर पाते। जैसे हाथ की उंगलियां बताई गई है, हाथ की उंगलियों में भी जो है टेर में रहते हैं, जो मालवी में टेर में कहा जाता है इनको। तो इन टेरमों के मध्य भी जो होता है वो भी एक संधि होती है, और वो भी संधि मेरे ख्याल से हिंज संधि है। वो क्यों हिंज संधि क्यों है? क्योंकि इस उंगली को हम ऐसे मोड़ सकते हैं ओनली,
इसको हम धुराग्र संधि भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो गर्दन हमारी जितनी घूमती है इतनी ये उंगली भी नहीं घूम सकती, सिर्फ एक दिशा में इतनी मुड़ सकती है, इसलिए ये हिंज संधि का उदाहरण है। और इसे हम जांघ जैसी संधि भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो 360 डिग्री पे घूम जाती है, लेकिन ये जो हमारी उंगलियां हैं सिर्फ इतना हो सकती है, ये ऐसे भी नहीं हो सकती, इसलिए ये जांघ जैसी जो है जो कंदुक खल्लिका संधि वो भी नहीं कह सकते हम। तो ये भी एक हिंज संधि का उदाहरण है, हमारी उंगलियों का जो संधि है वो भी हिंज संधि का उदाहरण है। फिर यहाँ पे क्षेत्र में आपको जो है हमारे जो वक्ष स्थल बताया गया है, छाती बताई गई, छाती की हड्डियाँ इतनी मुलायम होती है जो हमारे फेफड़ों और इनको कवर्ड करती है। फिर यहाँ पे जो है ये मेरु रज्जु बताई गई है, मेरु रज्जु यानी कि मेरुदंड यानी कि बैकबोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो बताई गई है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कंधे की जो अस्थियाँ होती है और वो कंधे की अस्थियाँ जो है रीढ़ की हड्डी से जॉइंट रहती है, वो इस प्रकार की रहती है। और जब हम हमारा कुल्हा होता है, उस कुल्हे के जो हड्डी होती है जो रीढ़ की हड्डी से जॉइंट होती है, वहाँ पे भी एक संधि होती है और वो श्रोणी अस्थियाँ होती है वो श्रोणी अस्थियाँ उस रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है। तो कुल्हे की जो अस्थियाँ होती हैं उन्हें श्रोणी अस्थियाँ कहा जाता है। अब कान जो है, कान की जो बाहरी भाग है, क्या वो जो है अस्थि है या वो पसली? वो अगर प्रश्न आता है तो जो है उसका जवाब होगा कि कान की जो हड्डियाँ होती है वो न तो हड्डी है और न वो पसली है, मांसपेशी भी नहीं है और हड्डी भी नहीं, वो उपास्थि है। यानी कि अस्थि तो है लेकिन वो बहुत मुलायम अस्थि होने के कारण उसे पूर्णतः अस्थि नहीं बोलते हुए उपास्थि कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उस प्रकार से हम ये मानव में जो है हमने संधि की बात करी। अब जैसे कि विभिन्न जो जंतु वो कैसे चलते हैं, घोंघा जो है वो घोंघा जो है एक इल्ली जैसा चलता है, मतलब अपने शरीर को आगे ले जाएगा और उसको आगे वाले हिस्से को वो बहुत जोर लगाएगा और फिर उसको करके ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इल्ली वगैरह ऐसे गति करते हैं। तिलचट्टा जो होता है वो तिलचट्टा उड़ भी सकता है और पैरों से भी चलता है। और श्वास प्रणाल होता है इसमें सांस के लिए, आपको मालूम होगा जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं, इस प्रकार इसमें श्वास प्रणाल होते हैं तिलचट्टे में, यानी कि पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से वो सांस लेता है। उसी प्रकार से यदि पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की हड्डियाँ, मतलब उसके पंख जो होते हैं उसमें भी हड्डियाँ रहती है और वो लचीली हड्डियाँ रहती है। ठीक है, उनमें भी ज्वाइंट होते हैं और उसके कारण वो मूवमेंट कर पाता है। और मैं आपको बता दूं कि पक्षियों और मछली की बात करें या वायुयान की बात करें या जहाज़ की बात करें, उनका शरीर ऐसा बनाया गया है धारा रेखीय, मतलब आगे से और पीछे से तीखा बनाया गया है। पक्षियों का शरीर की जब हम बात करें तो आगे से बहुत तीखा बनाया है प्रकृति ने। क्यों बनाया है? क्योंकि वायु जो होती है उस वायु का घर्षण उसमें न लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ सके। अगर उसे आगे से बहुत ही ज़्यादा आयतन में बना दिया जाता तो कहीं ना कहीं उसके उड़ने में बाधा उत्पन्न होती। और जहाज़ भी जो होता है, ये नाव बना के बताई गई हो, जहाज़ भी आगे से तीखा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ताकि पानी का घर्षण उसमें नहीं लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सके। उसी प्रकार से जो मछली की है, मछली की भी आकृति ऐसी बनाई गई है ताकि आगे से वो तीखी होती है ताकि पानी का घर्षण उस पर न लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो मूवमेंट कर सके। और पीछे उसकी पूँछ रहती है मछली की, तो वो उस पूँछ से धक्का देके वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से दौड़ने में सफल हो पाती है। वहाँ पे यदि हम सर्प की बात करें तो सर्प एक रेप्टाइल होता है और रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाला प्राणी, वो जो है रेंग के और शरीर पे अपना संपर्क स्थापित करके करता है। तो इस प्रकार से वो सभी प्राणियों के मूवमेंट की मैंने बात करी, संधियों की बात करी। मिलते हैं कल किसी अन्य टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे सरल वे में आपको समझाने के लिए। मीन्स कम मेरिट के सभी विद्यार्थियों को मेरा ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारत।